नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। लेकिन 5 की पंचायत में बढ़े उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में वापस लौटेंगे नजीब जंग। हमारे साथ वरुण सिन्हा हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। वरुण, इस्तीफे के पीछे वजह क्या बताई जा रही है? क्लियर नहीं हो पा रही है, लेकिन ये बात साफ है कि करीब 25 से 1 तारीख तक नजीब जंग को छुट्टी पे जाना था और इसको लेकर बाकायदा उन्होंने कल इत्तला दी थी। यानी कि जो कुछ भी हुआ है वो पिछले 24 घंटे में हुआ है कि ऐसा कुछ जिसकी वजह से नजीब जंग को इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि पहले केवल छुट्टी पे जाने का प्रोग्राम था, 25 से 1 तारीख तक उनको गोवा जाना था, उसके लिए उन्होंने छुट्टी के जो है वो बाकायदा इंफॉर्मेशन दी थी इसकी। लेकिन उसके बाद अचानक ऐसा 24 घंटे में हो गया कि नजीब जंग को इस्तीफा देना पड़ा। ये तमाम सवाल है, जरूर इससे पता होगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि चीजें अभी क्लियर नहीं हो पा रही हैं और वजह पता नहीं चल पा रही है अभी तक नजीब जंग की तरफ से कि आखिर क्या हुआ ऐसा 24 घंटे में जो एलजी को इस्तीफा देना पड़ा। जी वरुण, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ 2 खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सैयद जफर इस्लाम साहब और राजीव त्यागी जी। राजीव त्यागी जी, क्या आपको लगता है इसके पीछे वजह? देखिए, सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। दिल्ली से लेके पूरे देश में कई नोटबंदी से लोग बाग परेशान हैं, कहीं आपस की सिर्फ फुटबॉल से परेशान है। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं केंद्र सरकार की तरफ से और दिल्ली सरकार की तरफ से जिस तरह से नजीब जंग के साथ कार्य किया गया, वो निश्चित रूप से हम लोग बाग अपनी प्रतिभाओं पे अटैक कर रहे होते हैं इस तरह का कार्य करके। तो मैं ये कहना चाहूंगा, जो असहयोग केजरीवाल जी ने किया, जो असहयोग निश्चित रूप से मोदी जी ने किया, उस वातावरण में कोई भी भला इंसान, कोई भी अच्छा, आप ये कह रहे हैं असहयोग की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। सैयद जफर इस्लाम साहब, ये सही है जो राजीव त्यागी कह रहे हैं कि सहयोग नहीं मिल रहा था ना केंद्र से ना दिल्ली की सरकार से? देखिए, बहुत एक्टिवली वो काम कर रहे थे और अगर आप देखिए तो डेली ब्रीफिंग्स और डेली जो उन्होंने जितने भी दिल्ली के इलाके में जो उन्होंने काम किया है उससे साफ जाहिर होता है बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व थे। लेकिन उनका अपना निजी फैसला है, इसमें ना तो किसी तरह से सरकार का दबाव था, ना तो सरकार का जिस तरह से सहायता होना चाहिए और जिस तरह से सहायता मिलना चाहिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर को, उनको पूरा प्राप्त था। दिल्ली गवर्नमेंट में ऑफकोर्स उनकी और दिल्ली गवर्नमेंट के दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है, उन दोनों से आपको मालूम है इस इन पब्लिक डोमेन कि बिल्कुल खटपट रही है बराबर और एक दूसरे से बराबर। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि उनका निजी फैसला है, इसका कोई दूसरा मतलब ना निकाला जाए। मैं कहना चाहूंगा राजीव त्यागी जी, 5 की पंचायत में हम अपने असली मसले पर आते हैं, उस पर हम बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज रैलियों के सुपर शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में बिना नाम लिए हुए राहुल गांधी का मजाक उड़ाया। तो राहुल गांधी ने पलटवार करते हुए नरेंद्र मोदी से भ्रष्टाचार से जुड़े सवाल तो पूछे ही, साथ ही यह भी कहा कि भले ही मेरा मजाक उड़ाइए लेकिन मेरे सवालों का जवाब दीजिए। दरअसल पीएम मोदी ने तंज कसते हुए कहा कि मुझे खुशी है कि राहुल भाषण देना सीख रहे हैं, अच्छा हुआ बोल दिया, नहीं तो भूकंप आ जाता। यूपी चुनाव को देखते हुए दोनों नेताओं की लगातार रैलियां हो रही हैं, आने वाले दिनों में भी और रैलियां होनी है। नोटबंदी और काले धन जैसे मुद्दों के बीच ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी और पीएम मोदी की तकरार पर्सनल होती जा रही है। आज 5 की पंचायत में हम यही सवाल पूछ रहे हैं कि मोदी और राहुल का अंदाजे गुफ्तगू क्या है। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले देखिए पीएम मोदी और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के बीच छिड़ी जुबानी जंग। युवा नेता है, अभी भाषण सीख रहे हैं, ऐसे करते हो भी ऐसे करें। जब से उन्होंने बोलना सीखा है और बोलना शुरू किया है, मेरी खुशी का कोई पार नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछे, सवाल के जवाब नहीं दिए, मगर जो सवाल पूछ रहा था उसका मजाक उड़ाया। 2009 में पता ही नहीं चलता था कि भाई इस पैकेट के अंदर क्या है, पता ही नहीं चलता था। अब पता चल रहा है कि भाई ये है, ये नहीं है। हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है,
तुम ही कहो कि ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। सही है जफर इस्लाम साहब, राहुल गांधी ने मिर्जा गालिब की जो शेर पढ़ी है वही शेर मैं भी पढ़ता हूं कि हर बात पे कहते हो कि तू क्या है। तुम ही बताओ कि ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। जरा बताइए कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच जो एक गुफ्तगू चल रही है हर रैलियों में, हर भाषण में, ये क्या है? पब्लिक क्या समझे इसका मतलब? देखिए, पब्लिक तो समझ चुकी है राहुल गांधी जी को। इन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि अर्थक्वेक आएगा, उसके बाद बोला ना अर्थ शैटरिंग इंफॉर्मेशन उनके पास एविडेंस है। और जब बोलते हैं जो खोदा पहाड़ निकली चूहा, वैसे ही हो गया। जब उन्होंने एविडेंस दिया तो पब्लिक डोमेन में जो बातें थी उन्होंने लाके एविडेंस के तौर पे पेश किया। तो लोग उनको समझ चुका है कि ये बात ज्यादा करते हैं और ये एक जो खाली बर्तन कैसे आवाज होती है उस तरह के इनका किरदार है। अब जहां तक रही हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में, आज प्रधानमंत्री ने 3 लोगों के बारे में खुलासा किया और वो 3 में से राहुल गांधी हैं, चिदम्बरम जी है और पूर्व प्रधानमंत्री जी हैं। और तीनों के बारे में का रिपोर्ट कार्ड जो उन्होंने अपने सामने पेश किया था लोगों के सामने, उसको उन्होंने खुलासा कर दिया कि हमारे बारे में अपने रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि अपनी नाकामियों के जो उन्होंने यूपीए 10 साल में की है उसको आज पेश कर रहे हैं, जबकि भारत के प्रधानमंत्री यहां से आगे बढ़ के देश की सेवा करना चाहते हैं। तो ये सबसे बड़ा लेकिन जफर इस्लाम साहब, जो राहुल गांधी ने सवाल तो नोटबंदी पर भी पूछा है। नोटबंदी तो आपकी सरकार ने लाया, उस पर अगर राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं बतौर विपक्ष, तो जवाब तो मिलना चाहिए ना। देखिए, नोटबंदी का जहां तक सवाल है वो एक ऐतिहासिक फैसला है, प्रधानमंत्री ने बार बार कहा है, लेकिन उनकी मंशा नहीं थी जब वो पार्लियामेंट में डिस्कशन करना चाहते थे, इसलिए कि उनको डिस्कशन नहीं कर सकते। राहुल गांधी की उतनी आईक्यू लेवल नहीं है कि वो डिस्कशन करे। वो लिखी हुई जो ये रहती है पहले से लिखी हुई रिपोर्ट, उसको पढ़ सकते हैं, वो डिबेट नहीं कर सकते, इसलिए वो डिबेट से भागते रहे। पार्लियामेंट में उनको बार बार कहा गया हमारे मिनिस्टर्स के द्वारा कि आप डिबेट कीजिए, लेकिन वो डिबेट में पार्ट नहीं, इस तरह से बाहर में वो तकरीर करते हैं। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने जो लेकिन जफर इस्लाम साहब, ऐसा क्यों लग रहा है कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जो ये जुबानी जंग छिड़ी है, ये कहीं ना कहीं पर्सनल होती जा रही है? राहुल गांधी पर्सनल अटैक करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पर्सनल अटैक करते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा हुआ पता चल गया, 2009 से पहले पता नहीं था कि इस पैकेट में क्या है। वो ये कहते हैं कि मैं बहुत खुश हुआ कि वो बोलना सीख रहे हैं। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? तो पर्सनल अटैक ही है ना। इस तरह की लाइनें व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर खूब चलती हैं, लोग खूब मजा लेते हैं। प्रधानमंत्री के बारे में भी लिख दिया जाता है, राहुल गांधी के बारे में भी बहुत सारी बातें लिख दी जाती हैं। लेकिन अगर प्रधानमंत्री और एक कांग्रेस उपाध्यक्ष, ये बड़ी पार्टी का उपाध्यक्ष ऐसी बातें करता है, तो लोगों को क्यों ना लगे कि ये तो पर्सनल अटैक हो रहा है? मुद्दों पर रहिए। देखिए, ऐसा है, हाँ, ऐसा है कि भारत के प्रधानमंत्री ने कभी पर्सनल अटैक नहीं किया। उन पे बार बार जो अटैक हो रहा है, हाँ, उसका बड़े संजीदगी से एक जवाब दिया, उनको आईना दिखाया कि आपकी हैसियत क्या है, हाँ, और आपने क्या किया है। और आज हमें देश में ढिंडोरा पीट रहे हैं ऐसी चीजों के लिए जिसको आपने नहीं अंजाम दिया। और जब प्रधानमंत्री जब इन्होंने ये बेड़ा उठाया है तो उसको पूरा करने में आप किस तरह से एक बॉटल नेक की तरह आ रहे हैं, और देश की जनता ये समझ रही है। बस इतना ही उनको आईना दिखाने का काम किया और उससे ज्यादा नहीं। जी, आप कह रहे हैं कि आईना दिखाने का काम किया। राजीव त्यागी जी, बीजेपी कांग्रेस को आईना दिखा रही है, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को आईना दिखा रही है। बीजेपी ये कह रही है कि राहुल गांधी कह रहे थे मेरे पास ऐसी इंफॉर्मेशन है प्रधानमंत्री के बारे में, अगर मैं सदन के पटल पर रख दूं तो भूकंप आ जाएगा। इन्होंने कौन सी इंफॉर्मेशन दी जो कि लोग पहले से जानते हैं? सुप्रीम कोर्ट भी उस मामले में कह चुका है कि साफ सबूत नहीं है, पुख्ता सबूत लाइए तो आगे बात बढ़े। राजीव त्यागी जी, देखिए, 4 मिनट आपने दिए और आपने आईना दिखाने की बात की। अब मोदी जी के लिए एक बात कह देता हूं कि आईनों में वक्स नजर आते नहीं, शायद जमीर कहीं खो गया होगा। तो मोदी जी का जमीर खत्म हो चुका है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। आपने कहा मुद्दों की बात होनी चाहिए, हम मुद्दों की बात पे आते हैं। हम ये कहते हैं, मैं स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं कांग्रेस का प्रवक्ता होने के नाते, और राहुल गांधी जी भी कह चुके हैं कि उन्होंने बिरला से 13 करोड़ रुपए लिए और उन्होंने सहारा से 40 करोड़ 10 लाख रुपए लिए। और डेट वाइज मैं आपको दिखा देता हूं, आपके सम्मानित व्यूअर्स देख ले कि मोदी जी ने किस तरह से पैसे लिए। क्या ये काला धन था या सफेद धन था, हम तो ये जानना चाहते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि मोदी जी बताए कि उन्होंने पैसे लिए थे या नहीं। दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है, बीच में नहीं बोला था,
बीच में नहीं बोला था, बीच में बोल करके डिबेट खराब मत करिए और अपनी सभ्यता का परिचय दीजिए। सैयद जफर इस्लाम जी, राजीव त्यागी जी की बात पूरी सुन लीजिए, फिर इसका जवाब दीजिएगा। पेज की रिपोर्ट है, उस 167 पेज में मैं कहना चाहूंगा, 2 डेट बताना चाहूंगा सम्मानित व्यूअर्स को। 25 जुलाई 2014 जब मोदी सरकार आ चुकी थी तो उसने निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट में केस डाल करके सीबीआई से फाइल्स मंगवाने का काम किया। इनकम टैक्स के ऑफिसर ने बकायदा लिखा उस फाइल पे, हाउएवर कंसीडरिंग द हाईली इंक्रीमेंटिंग नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन इन द डाटा रिट्राइव्ड फ्रॉम द लैपटॉप एंड हार्ड डिस्क ऑफ श्री शुभेंदु अमिताभ एंड इवेसिव रिप्लाईज एंड अनसस्टेनेबल क्लेम्स मेड। राजीव त्यागी जी, जो डॉक्यूमेंट्स आप दिखा रहे हैं, राजीव त्यागी जी, एक सेकंड सर, जो डॉक्यूमेंट्स आज अभी दिखा रहे हैं आप, ये डॉक्यूमेंट्स सुप्रीम कोर्ट के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये डॉक्यूमेंट्स है। सुप्रीम कोर्ट भी ये कह चुका है कि ये पुख्ता सबूत नहीं है, आप पुख्ता सबूत और लेकर आइए, इस आधार पर कोई जजमेंट नहीं दिया जा सकता। उसी पे आ रहा हूं जी। मैं ये पूछना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई बात कही है, क्या मुकदमा निरस्त कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी अगली सुनवाई हम करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, इनकम टैक्स का ऑफिसर 167 पेज की जो फाइल है उसमें ये बात कहते हैं। अब आइए सारा वाले केस में, जो कि 22 नवंबर 2014 को सारा पे रेड हुई, तब मोदी जी के शासन था, और उस सारा की रेड से पहले जो मोदी जी ने पैसे लिए हैं वो शुरुआत हुई 30 अक्टूबर 2013 से। तो निश्चित रूप से मोदी जी ने किसी काम को करने के लिए पैसे लिए होंगे। अच्छा, सारा वाले कुछ खंडन कर दें, बिरला वाले कुछ खंडन कर दे तो हम समझ में आ जाएगा कि कहीं ना कहीं हम झूठ बोल रहे हैं। हम तो ये जानना चाहते हैं, प्रधान सेवक ने, प्रधानमंत्री ने, या फिर प्रधान जो क्या कहा था उन्होंने कि मैं चौकीदार हूं, चौकीदार पे यदि गबन का आरोप लग रहा है तो चौकीदार को स्पष्टीकरण देना चाहिए, गुड गवर्नेंस के नाम पे, ईमानदार राजनीति के नाम पर। और निश्चित रूप से वो कहते थे मैं तो राष्ट्र प्रेमी हूं, तो राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता रिश्वत लेना। राजीव त्यागी जी अब जवाब भी ले लीजिए। सैयद जफर इस्लाम, जवाब ले लीजिए। काला धन था या सफेद धन था, और देश की जनता अपने पैसों के लिए लाइन में खड़ी होकर के दम तोड़ रही है, और प्रधानमंत्री महोदय अब देखिए, ये जो राजीव त्यागी जी कह रहे हैं, राजीव त्यागी जी जो कह रहे हैं, आप देखिए, ये पब्लिक डोमेन है। इनके जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने बार बार कहा कि मैं बहुत ऐसे एविडेंस दूंगा जो प्रधानमंत्री को बिल्कुल एक्सपोज कर देगा, लेकिन ये तो इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में था। और उसके अलावा राजीव त्यागी जी, आपने बोल दिया, सुन लीजिए, राहुल गांधी जी पर, उसके अलावा राजीव त्यागी पर, सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स की बात करें, इनकम टैक्स के पास टेलीविजन जो भी सुप्रीम कोर्ट के पास गया, सुप्रीम कोर्ट ने सारे डॉक्यूमेंट्स को खारिज कर दिया और कहा इस पे कोई आगे कार्रवाई नहीं हो सकती, ये एविडेंस बिल्कुल नहीं है। अगर कोई एविडेंस है तो लेके आओ सुप्रीम कोर्ट में। जब तक सुप्रीम कोर्ट के पास एविडेंस ही नहीं है तो इस तरह की बात करने का कोई महत्व नहीं है। और वाइस प्रेसिडेंट होके इस तरह की बात करते हैं, उससे साफ साफ जाहिर होता है कि ये नहीं, जो भूकंप आता है हमारे लिए नहीं, भूकंप आता है इनके खास के लीडर लोगों के लिए। जब भी राहुल गांधी खोलते हैं मुंह तो उनके लीडर उनको बचाने के लिए दौड़ते हैं, भागते हैं कैसे बचाया जाए, इसलिए कि वो कभी भी सही बात नहीं करते हैं, फैक्ट से अलग बात करते हैं, और रिड्यूकल उनको इसलिए किया जाता है पूरे समाज के द्वारा, पूरे भारत के लोगों के द्वारा। राजीव त्यागी जी, आप जो डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, बार बार दिखा रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट्स पहले ही पब्लिक डोमेन में, वो सुप्रीम कोर्ट के पास भी है। सुप्रीम कोर्ट, आपने ठीक कहा, सुप्रीम कोर्ट ने मामले को निरस्त नहीं किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये चाह रहा है कि भाई और भी डॉक्यूमेंट है तो लेकर आइए ना। कल को अगर राजीव त्यागी जी कोई मुझ पर इल्जाम लगा दे, आप पर इल्जाम लगा दे, तो कोर्ट का फैसला आने तक तो हम दोषी नहीं ना हो जाते। राजीव त्यागी जी, नहीं देखिए, बहुत स्पष्ट है, ये एक्सेल शीट पे सारा डॉक्यूमेंट है, और ये ईमेल से लिखा गया चीजें हैं, ये कोई डायरी एंट्री नहीं है माय डियर फ्रेंड। अडवाणी जी ने भी इस्तीफा दिया था जब उन पर आरोप लगे थे, सोनिया गांधी जी ने भी इस्तीफा दिया था जब उन पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का आरोप लगा था। हम तो ये कहते हैं, प्रधान चौकीदार, प्रधान सेवक अगर इतने ही मुतमईन है कि सुप्रीम कोर्ट उनके विरुद्ध नहीं बोल रहा है, या सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय नहीं दे रहा, तो हम पे मानहानि का मुकदमा दायर करे, हम मानहानि का मुकदमा पेश करेंगे। लेकिन हम जो आपको डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, हम ये पूछना चाहते हैं, प्रधानमंत्री गुस्सा ना हो, हम पे मजाक ना उड़ाएं, मस्करे की तरह से भाषण ना दें, हमें ये जवाब दे दे प्रधानमंत्री, मस्करा बनने के बजाय प्रधानमंत्री की तरह एक्ट करें और कहें कि पैसा लिया है या नहीं लिया है, और लिया है तो काले धन के रूप में लिया या व्हाइट धन के रूप में लिया है, और नहीं लिया है तो बता दें।
ये जफर इस्लाम साहब, ठोके कहे 56 इंच का राजीव त्यागी जी कह रहे हैं कि आप मजाक ना उड़ाएं, प्रधानमंत्री हैं आप, देखिए आप मस्खरी ना करें। अगर कोई सीरियस एलिगेशन है उस पर जवाब देना कि मजाक उड़ाएं। सुन लिया आपको जी देखिए, हाँ, मस्करी ना करें। देखिए, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कारवा क्यों लूटा? ये कारवा जो लूटा है प्रधानमंत्री महोदय ने देश के संसाधनों को जो लूटने का काम किया कर रहा है, और सुप्रीम कोर्ट को जिस तरह एलिगेशन से किस पे लगा रहा है, जो कि खाली ऑनेस्टी के अमीरों की आइकन तिजोरी है, पहुंचा दी है, जो ये गरीबों चिंता का के विषय है। नजरों में बिल्कुल जो आज के दिन में एक भगवान की तरह है, गरीबों की और थाली जो अमीरों की पूरे तिजोरी में, ग्लोब में, पूरे गरीबों की ग्लोब थाली में आप अमीरों की देखिए तो तिजोरी में। जो नहीं वो ऑनेस्टी के लिए जाने जाते हैं। मुझे बताइए, उन पे कोई धक्का नहीं, कोई दाग 1,50,000 करोड़ का नहीं। लेकिन अब तक राहुल गांधी पे कितने केस चल रहे हैं, वो बेल पे है। आपको मालूम है करप्शन चार्जेस पे बेल पे हैं। उनकी बात का कौन भरोसा करेगा? और ऐसे इन्फॉर्मेशन कहते हैं अर्थ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन देंगे, एविडेंस, और परेशान है। अगर आपके पास कोई एविडेंस है जो कि एडमिसिबल है, जो एडमिसिबल है, सुप्रीम कोर्ट में तो लेके आइए, वरना ये बताइए कि आपने जो इतने घोटाले किए, 2G स्कैम, कोल स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम और नेशनल हेराल्ड, और काला धन कहाँ छुपा के रखा है, उसको लाके दिखाइए। देखिए, प्रधानमंत्री तो उनका जो कैरेक्टर है पूरी दुनिया का, क्रेडेंशियल्स, क्रेडिबिलिटी पूरी दुनिया जानती है। लेकिन राहुल गांधी और गांधी फैमिली के बारे में भी हिंदुस्तान पूरा जानता है कि किस तरह से उन्होंने करप्शन किया, किस तरह से पैसा बनाया, और पिछले 10 सालों यूपीओ में कितना पैसा उन्होंने बनाया। ये सारा ब्यौरा हमारे पास है। ये जो आरोप है और सुप्रीम कोर्ट के सामने है, इसे कोर्ट पर छोड़ दें, लेकिन लोगों के सामने जब आप दोनों बड़ी पार्टियां आ रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं, इस वक्त जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है, उस मुद्दे पर ही अगर फोकस करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अरे राजीव त्यागी जी, मुंह छुपाने की बात नहीं है, चोरी आपने नहीं, आपके वीपी ने किया है। हम और आप क्यों कोर्ट बन जाए? हमारा यही कहना है कि जफर इस्लाम साहब बौखला करके बीच में बोल रहे हैं। हाँ। मैं जवाब दे दूं, नोटबंदी से अब तक 115 लोगों की जान जा चुकी है, किसान की कमर टूट चुकी है, नौजवान के रोजगार जा चुके हैं, छोटा व्यापारी परेशान है। छोटा व्यापारी हो या कोई भी व्यक्ति, ये स्टेटमेंट बहुत बार सुन चुका हूं, और चिटमेंट निकले 25,000 रुपए हमने प्रतीश जी को दिए, राजीव त्यागी को दिए, तो उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीरियसली स्टेट को लेता है और स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट भी सीरियसली लेता है। जब आम आदमी के मामले में ये नियम है, तो ईमेल के मामले में, प्रधानमंत्री के मामले में दूसरा क्यों नियम है? प्रधानमंत्री लोकपाल की परिधि में आते हैं, लेकिन लोकपाल की नियुक्ति नहीं करते हैं। ईमानदारी की बात करते हैं, लोकपाल की नियुक्ति नहीं करते हैं। ईमानदारी की बात करते हैं और अपने ही आदेशों को 50 दिन में नोटबंदी के दौरान 62 बार बदल देते हैं। 62 बार। ये यूटर्न सरकार है, ये यूटर्न सरकार है, और हर विषय में यूटर्न है। समय की कमी है, इसलिए हमें चर्चा को यहीं समाप्त करना पड़ेगा। तो देश में चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, या कोई भी हो, कोर्ट सबसे ऊपर है, संविधान सबसे ऊपर है। आरोप लगेंगे तो उसकी जांच होगी, अंतिम फैसला कोर्ट का होगा, न्यायालय का होगा। यह अलग बात है कि विपक्षी दलों के पास अगर कोई आरोपों की फेहरिस्त आ जाती है तो कोर्ट के फैसले से पहले ही वो उसे सच साबित करने में जुट जाता है, लेकिन कोर्ट का फैसला ही अंतिम होता है। छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए न्यूज़ 24।